स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। और अमर उजाला की जो फ्रंट पेज की खबरें होती हैं वो उसमें हम रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं और देश विदेश की कुछ खबरें होती हैं, और वहीं कारोबार जगत की भी कुछ खबरें इसमें हम ऐड करते हैं। और द एडिटोरियल एनालिसिस, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा मुख्य विषय रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी पहली खबर जो अमर उजाला फ्रंट पेज की बनी है वो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस कोल, उन्होंने मध्यस्थता में हुए निर्णय स्वीकारने के लिए पक्ष एक तरह से जो सलाह दी है कि मुकदमेबाजी से एक तरह से बचने का एक तरह से सुझाव उन्होंने देते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक तरह से मध्यस्थता में हुए जो निर्णय, मध्यस्थता यानी कि कुछ लोगों के बीच में जो कमेटी बना दी जाती है, उनके बीच में जो मध्यस्थता के द्वारा जो निर्णय होते हैं उन्हें स्वीकारने के लिए एक तरह से कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कोल ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में निरंतर जो केसेस आते रहते हैं और केसेस के निपटारे के लिए कम से कम 4 साल का जो वक्त उन्होंने बताया है कि 4 साल के करीब एक मुकदमे में लग जाते हैं, जिसमें कि बहुत से रुपए भी व्यक्ति के खर्च हो जाते हैं। और इससे बचने का जो उपाय उन्होंने बताया है वह यही है कि मध्यस्थता का जो निर्णय, मध्यस्थता के बीच में जो निर्णय आता है उसी को स्वीकारने के लिए उन्होंने जोर दिया है। वहीं इसमें जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी देश में संस्थागत मध्यस्थता की ज़रूरत को बताया है या दर्शाया है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वो है जो क्रिकेट टेस्ट मैच जो चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो उसमें भारत ने 3 दिन में ही जीता टेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया को जिसमें कि 6 विकेट से हराया गया है, और जिसमें कि रविंद्र जडेजा मैच में 10 विकेट लेकर एक तरह से मैं कह सकता हूँ इसमें कि 3 विकेट लेकर 68 रन की पारी पर उन्होंने खेल की जो एक तरह से पारी की शुरुआत अपनी की है। और अक्षर पटेल हैं, उन्होंने पहली पारी में 74 रन लगाए हैं। वहीं इसके बाद कोहली के जो सबसे तेज़ 25,000 रन पूरे हो गए हैं। वहीं इसके लिए कोहली को हार्दिक बधाई देते हुए, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फ्रंट पेज की खबर आती है वो है कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, तो उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जाति का भेदभाव छोड़िए, हर भारतीय के पूर्वज हिंदू हैं। तो इस तरह का एक तरह से उन्होंने अपना बयान सामने रखा है। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फ्रंट पेज की खबर आती है वो है कि भारत छोड़ने वालों की एक तरह से केंद्र सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर अनंत नागेश्वरन, जो कि CEA हैं और आर्थिक सलाहकार, जिन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार कहा जाता है, तो उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत छोड़ने वालों की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने जो विदेशों में काम कर रहे लोग हैं जो भारत से चले जाते हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए भी ये बात कही है, क्योंकि वे जब विदेश से भारत आते हैं तो वे बाहर का पैसा ही एक तरह से हम मान के चलिए विदेश से कमाकर भारत में ही लाते हैं।
तो इसी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत छोड़ने वालों की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फ्रंट पेज की खबर आ रही है कि गर्मी ने निकाला पसीना, 2 डिग्री बढ़ेगा तापमान। और एक तरह से नई दिल्ली में एक तरह से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी समेत क्षेत्रों समेत पूरे उत्तर भारत में पारा चढ़ने लगा है, और जिसमें कि शिमला और धर्मशाला समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर भारी गर्मी महसूस की जा रही है, और कुछ जगह कोहरे के आसार भी नज़र आ रहे हैं। तो वहीं इसके बाद जो अब हम आते हैं हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर में हमारी जो सबसे पहली खबर बनी है वो है जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो अमेरिका की विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में अपने कहा है कि अगर चीन ने रूस की मदद की, जैसे कि हम जानते हैं रूस और यूक्रेन का विवाद जो निरंतर चलता आ रहा है, जिसमें कि 3 लाख लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और यह निरंतर अभी भी जारी है। तो किस तरह से अमेरिकी जो विदेश मंत्री उन्होंने इस पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर चीन ने रूस की मदद इस जो युद्ध का सिलसिला है इसमें की, तो उसके लिए उसे गंभीर नतीजे भुगतने का एक तरह से चेतावनी उन्होंने दी है। तो वहीं जो ब्लिंकन है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने गुब्बारा मिलने के बाद रद्द की थी यात्रा। एक तरह से जो अमेरिकी हवाई क्षेत्र में एक तरह से गुब्बारे जो 2-3 हम कह सकते हैं संदिग्ध वस्तुएं जो हवाई क्षेत्र में अमेरिका के हवाई क्षेत्र में नज़र आई थी, तो उसके लिए भी उन्होंने वो पहले भी एक तरह से यात्रा अपनी चीन की जो यात्रा है उसे रद्द कर चुकी हैं। तो इसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन जो बन रही है वह है खेल जगत की खबर की तरफ से। तो खेल जगत की खबर में हम जैसे कि हमारा शुरुआत में फ्रंट पेज पे जो खबर बनी थी, जो एक तरह से टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है, तो उसमें दूसरे दिन का जो खेल समाप्त होने तक मजबूत स्थिति में खड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम को यहाँ दूसरे टेस्ट में स्पिन परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होने का खामियाजा एक तरह से भुगतना पड़ा है, जिसमें कि भारत ने जीत ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हासिल की है और 28 रन पर खोए 8 विकेट एक तरह से। और वहीं बाएं हाथ के स्पिनर ने दूसरी पारी में लिए 7 विकेट। अपने 100वें टेस्ट में पुजारा ने चौका मारकर दिलाई जीत। एक तरह से ये जो रोहित शर्मा के द्वारा एक टिप्पणी भारतीय जो कप्तान है उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। हम जब टीम प्रबंधन में बात करते हैं तो किसी भी बल्लेबाज की क्षमता को ज़रूर ध्यान रखते हैं, जिसके चलते उसे फॉर्म में नहीं होने के बावजूद आगे मौके दिए जाते हैं। राहुल क्षमतावान हैं, उन्होंने लॉर्ड्स में गीली पिच पर शानदार पारी खेली थी, हालांकि उन्हें इस परिस्थितियों में रन बनाने की तरीके खोजने होंगे। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो खबर आ रही है खेल जगत की तरफ से वो है 3 सत्रों में सौराष्ट्र ने दूसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी खिताब। खेल जगत की जो दूसरी खबर बन रही है वो है कि 3 सत्रों में सौराष्ट्र ने दूसरी बार जो एक तरह से रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो हासिल कर लिया है, और जिसमें कि कोलकाता के ईडन गार्डन में बंगाल को हराने के बाद खिताबी ट्रॉफी के साथ एक तरह से सौराष्ट्र की जो टीम के खिलाड़ी हैं वो खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिसमें कि 10 पिछले सत्र में सौराष्ट्र 5 बार रणजी फाइनल में पहुंचा था और 33 साल से बंगाल को रणजी ट्रॉफी खिताब का इंतज़ार है जिसमें था एक तरह से। और 907 रन बनाने वाले सौराष्ट्र के अर्पित वसावड़ा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसमें कि रहे हैं। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खेल जगत की खबर के बाद कारोबार जगत की जो खबर आती है वो है कि होम लोन में एक तरह से कर्ज के महंगे कर्ज के दौरान जो एक तरह से एक अनुमानित जो दर दी गई है
कि उसमें किस्त बढ़ाना बेहतर है या अवधि, टाइम बढ़ाना यानी कि बेहतर है या किस्त बढ़ाना ज़्यादा। तो आरबीआई जो के द्वारा एक आंकड़े दिए गए हैं जिसमें कि ब्याज दर 7% के हिसाब से, EMI 44,941 रुपये के हिसाब से, और ब्याज उसमें 30.89 के हिसाब से कुल रकम 80.89 दर्शाई गई है। वहीं 7.40% 40% के हिसाब से 46,067 EMI, जिसमें कि बढ़ी हुई किस्त 1,126 रुपये दर्शाई गई है, और 32.92 जो है ब्याज दर्शाया गया है, और कुल रकम 82.92 दर्शाई गई है। ये जो कुल कर्ज है एक तरह से 50 लाख रुपये 15 साल की अवधि के लिए एक तरह से दर्शाया गया है, और इसमें अवधि और ब्याज दोनों की हम अनुमानित दरें एक तरह से उसका अनुमान लगा सकते हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो खबर कारोबार जगत की तरफ से आ रही है वो है जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं भारत सरकार में, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो उन्होंने सरकार से ने बद से बदतर हो रही स्थिति से कैसे बचाया है उसके बारे में चर्चा की है। तो उन्होंने डॉक्टर एक तरह से वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि अर्थव्यवस्था सुनहरे दौर से गुजर रही है, खासकर तब जब वैश्विक हालात अच्छे नहीं हैं। इस दौरान हमने सरकार की तमाम योजनाओं और कोशिशों का परिणाम देखा है, आगे भी हमारी योजना इसी तरह की रहेगी। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कारोबार जगत की तरफ से खबर आ रही है वो है कि सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज में गिरावट एक तरह से दर्ज की गई है, और मुनाफा भी 65% बढ़कर 29,175 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। और SBI का जो सकल NPA है वो घटकर 3.14% पर पहुंच गया है, जिसमें कि जमा वृद्धि में बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष पर रहा है। और सरकारी बैंकों के NPA में दिसंबर तिमाही में गिरावट दर्ज की गई, और SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो NPA है सबसे कम रहा है। NPA मैं बता दूं आपको, NPA होता है जो बैंक पर एक तरह से कर्ज होता है, तो ये NPA के नाम से एक तरह से संबोधित किया जाता है। तो वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वह है उद्योग व ग्राहक दोनों के हित में है छोटे मकान। तो इस पर एक तरह का कारोबार जगत में एक टिप्पणी लिखी गई है, और इस पर बात करते हुए जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीमेंट क्षेत्र के लिए तो बजट में मुस्कुराने की कई वजह हैं। जो ये उद्योग व ग्राहक दोनों के लिए एक तरह से जो ये हित में छोटे मकान जो ये हेडलाइन दी गई है कारोबार जगत में, इस पे एक तरह से टिप्पणी की है MP बिरला जो सीमेंट के MD CEO हैं संदीप घोष। तो उन्होंने बात करते हुए इस पर कहा है कि सीमेंट क्षेत्र के लिए तो बजट में मुस्कुराने की कई वजह हैं। एक तो बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है, और सागरमाला और गतिशील परियोजनाएं निर्माण की प्रचुर संभावना रखती है। NCR से मुंबई तक एक्सप्रेसवे में इसकी ताज़ा मिसाल है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट के दूसरे राज्य MP बिरला के कारोबारी नेटवर्क में कितनी अहमियत रखते हैं तो इस पर भी अपनी एक दृष्टि डाली है। वहीं इसलिए नया और आधुनिक संयंत्र महाराष्ट्र के मुकुटबिन में स्थापित हुआ, तो किस लिए स्थापित हुआ तो उस पर भी नज़र डाली है, और अन्य बातों पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए अपनी बात पूरी की है। वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कारोबार जगत की बाद जो नेक्स्ट देश विदेश की तरफ से जो फर्स्ट हेडलाइन आ रही है वो है ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने एक तरह से लद्दाख के लोगों का जो जीवन है उसे आसान बनाने की बात कही है। उन्होंने जैसे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो एक तरह से अभयारण्य हैं तो उसमें एक तरह से जो 12 चीते जो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं तो उनकी भी चर्चा उन्होंने की है। तो PM ने कहा है
प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में विकास करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए लद्दाख में विकास करना पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख के सांसद जाम यांग तसेरिंग नामग्याल के एक ट्वीट को टैग करते हुए यह टिप्पणी की है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट देश विदेश की तरफ से हेडलाइन आ रही है वो है कि स्कूली विद्यार्थियों ने के बनाए हुए एक तरह से 150 जो छोटे उपग्रह हैं तमिलनाडु से प्रक्षेपित किए गए हैं और जिसमें कि अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 भी एक तरह से रखा गया है, जिसमें कि 85% मिशन की लागत तमिलनाडु के मार्टिन फाउंडेशन ने उठाई है। और तमिलनाडु का पट्टूपोलम गांव रविवार को एक अनूठे अंतरिक्ष मिशन का गवाह बना। यहां से एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 प्रक्षेपित हुआ। इसमें विद्यार्थियों के बनाए 150 छोटे उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है वो कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों ने बनाया है और एक तरह से यह उपग्रह बनाने में 100 स्कूलों के 2000 विद्यार्थियों ने सहयोग किया है और इन्हें ऑनलाइन क्लासेस से उपग्रह से जुड़ी तकनीकें सिखाई गई हैं। उन्हें विशेष सत्र में प्रशिक्षण भी मिले हैं। वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारी देश विदेश की खबर की तरफ से आ रही है वह है जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे देश के बढ़ने की बात कही है। तो उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर एक तरह से नई बहस छिड़ी है और देश के कुछ राज्यों में इसको लागू करने की तैयारी भी शुरू हुई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि देश समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह काम किया है जिसका देश 70 साल से इंतजार कर रहा है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन जो बन रही है देश विदेश की तरफ से वह है भारत ने 15,000 अंक प्रत्यारोपित कर एक तरह से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और वहीं केंद्रीय सचिव जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने बताया है कि वर्ष 2022 में 27% की जो वृद्धि दर्ज की गई है एक तरह से, और जिसमें कि भारत ने साल 2022 में 15,000 अंक प्रत्यारोपण का एक तरह से जो नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें सालाना 27% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। और यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को आयोजित राष्ट्रीय अंग व उत्तक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO वैज्ञानिक विमर्श कार्यक्रम में बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद देश में अंग प्रत्यारोपण तेजी से बढ़े हैं। और वहीं उन्होंने कहा है कि हमें कार्यक्रम बनाकर इस क्षेत्र की पुनः संरचना संवाद के लिए कार्यनीति और कौशल विकास इन तीनों को प्राथमिकता देनी होगी। तो इस प्रकार के जो बयान उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं वहीं उन्होंने आगे कहा है कि प्रत्यारोपण के लिए संस्थान बढ़ाने की ज़रूरत है और यह निश्चित ही भारत के लिए एक तरह से गति देने की भारत की को एक तरह से हम कह सकते हैं भारत को मजबूत करने के लिए एक तरह से ये एक जो अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में यह जरूरी कदम एक तरह से बताया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जिसे हम कह सकते हैं यह नज़र आ रहा है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट देश विदेश की खबर के बाद जो नेक्स्ट हमारी हेडलाइन जिसका हमें हमेशा इंतज़ार रहता है वो है द एडिटोरियल एनालिसिस में जो हमारा पहला विषय है वो उसकी जो हेडलाइन है फर्स्ट हेडलाइन आ रही है वो है द एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ से राहत और चुनौती। जो ये एडिटोरियल एनालिसिस लिखी गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये लिखी गई है एक तरह से जो GST की जो 49वीं एक तरह से जो बैठक हुई थी उसमें जो अपीलीय प्राधिकरण हम कह सकते हैं कि एक तरह से उसकी मंजूरी दे दी गई है। तो GST के लिए एक तरह से जो बहुत सारे कानूनी एक तरह से निपटारे होने होते हैं और जिसमें कि GST से जुड़े हुए बहुत सारे मामलों की एक तरह से सुनवाई
जो कि कोर्ट के सामने निरंतर आती रहती हैं, तो उसमें एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो अपीलीय प्राधिकरण क्या करेगा, जीएसटी से जुड़े हुए मामले एक तरह से सुनने के लिए एक तरह से अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। और तो इसी के ऊपर ये जो हेडलाइन आई है, तो इसमें जो शुरुआत करते हुए संपादक ने लिखा है कि जीएसटी लागू होने के 6 साल बाद इसकी 49वीं बैठक में वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिली है, जो निश्चय ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके तहत हर राज्य में एक प्राधिकरण गठित होगा जिसमें 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे, और जिसमें 50 लाख रुपए तक के टैक्स विवाद की सुनवाई एक ही सदस्य कर सकेगा। इससे अधिक के मामले 2 सदस्य सुनेंगे। जीएसटी की दरों में बदलाव करने का जो सबसे सुखद फैसला परिषद में लिया गया है वह छात्रों से संबंधित है। इसके तहत एक तरह से एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और राज्यों की अन्य भर्ती परीक्षाओं के जो परीक्षा शुल्क हैं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जबकि अभी तक इनमें 18% जीएसटी लग रहा था। यानी कि जितने भी जो चाहे आईआईटी है, चाहे जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, चाहे एनटीए है, तो चाहे मेडिकल के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें एक तरह से 18% जो जीएसटी अभी तक लग रहा था जो परीक्षा शुल्क में है, तो उसे अब 0 कर दिया गया है। तो यानी अब जेईई नेट जैसी तमाम जो प्रवेश परीक्षाओं की फ़ीस कम हो सकती है। खुले बेचे जाने वाले राब यानी कि जो तरल गुड़ है पर जीएसटी 18% से घटाकर ये भी शून्य कर देने का जो फैसला है स्वागत योग्य है, जो बताता है कि परिषद पहले की गलती सुधार रहा है। इसके अलावा जून 2022 तक के जो कि जीएसटी लागू होने के 5 साल का जो आखिरी महीना था, जब तक राज्यों को टैक्स में हुए घाटे की भरपाई करने की जिम्मेदारी केंद्र की थी, और 16,982 करोड़ रुपए के बकाए जीएसटी मुआवजे का भुगतान भी राज्यों को दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भी कुल 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना को 16,524 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला हुआ है, जिन्होंने अपने महालेखाकारों एजी द्वारा सत्यापित राजस्व क्षति के आंकड़े जीएसटी परिषद को मुहैया कराए थे। अब भी केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने महालेखाकारों द्वारा सत्यापित राजस्व क्षति के आंकड़े जीएसटी परिषद को मुहैया नहीं कराए हैं। जीएसटी लागू होने के 5 साल बीत चुके हैं और इस दौरान बहुत सारी समस्याएं सुलझा ली गई हैं, लेकिन अब भी कई सारे मुद्दों जैसे कि जो मुद्दे हैं पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना पर विचार होना शेष है। चूँकि कोविड की पृष्ठभूमि में अनेक राज्य करों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की भी केंद्र से मांग कर चुके हैं। ऐसे में 5 साल बाद अब राज्यों के सामने नई चुनौती होगी। एक तरह से राहत और चुनौती जो ये कि एक तरह से एडिटोरियल एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी। वहीं इसके बाद जो हमारी दूसरी एडिटोरियल एनालिसिस आती है वो आती है जो घरेलू कामगार होते हैं। एक घटना अभी हाल ही में सामने आई है जो कि हम कह सकते हैं कि जो कि झारखंड की एक तरह से घटना है। झारखंड में जैसे कि हम जानते हैं कि घरेलू जो कामगार होते हैं, जैसे कि जो झाड़ू पोछा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या घर का जो कार्य करते हैं, जो व्यक्ति इसमें लगे हुए होते हैं, तो उनके जो उत्पीड़न की निरंतर घटनाएं जो सामने आ रही थी, तो उसी के ऊपर ये लेख लिखा गया है। तो जिसमें कि झारखंड की एक 17 वर्षीय जो लड़की है, तो उसके साथ जो निरंतर मारपीट का जो मामला सामने आ रहा था, और मारपीट के बाद एक तरह से जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, और यह विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके लिए इसी पर एक तरह से पत्र लेखा जो चटर्जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक लेख लिखते हुए कहा है, यह अब आए दिन की कहानी जैसा है। ऐसा घिनौनापन घटनाओं को पहले पन्ने की सुर्खियां बना देता है। कुछ दिनों तक यह चर्चा में रहता है, तीखी आलोचनाएं भी होती हैं, और फिर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ज़मीन पर बहुत कम बदलाव नज़र आता है,
लेकिन यह भारत के शहरी मध्यम वर्ग का सबसे ज्ञात रहस्य है। इसलिए जब हाल ही में मैंने अखबारों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली झारखंड की एक अवयस्क आदिवासी लड़की को कथित रूप से प्रताड़ित करने और उस पर हमला करने वाले एक दंपत्ति को गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बारे में पढ़ा तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि इस 17 वर्षीय लड़की को कथित रूप से करीब 5 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था। किसी तरह उसे बचाया गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके शरीर में काफ़ी चोटें आई थी। आरोपी दंपत्ति गुरुग्राम में रहते हैं। यह एक और घटना है जो देश की विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करने वाले घरेलू कामगारों की घनघोर अनिश्चितता को दिखाती है। उसके बिना भारतीय शहरों के अनेक मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों का दैनिक जीवन अचानक थम जाएगा। इसके बावजूद घरेलू कामगारों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उनके बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित रखने से संबंधित कानूनों और उपायों पर बहुत कम चर्चा होती है। यह केवल राज्य की उदासीनता नहीं है, समाज के विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों में भी इस समूह के प्रति गहरी उदासीनता है। यही वजह है कि वे शक्तिहीन और बेआवाज़ बने हुए हैं। हमारे यहाँ उन्हें संरक्षण देने वाली कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, इसलिए घरेलू कामगार अक्सर शोषण का शिकार बनते हैं। ऐसा करना आसान है क्योंकि यह क्षेत्र व्यापक रूप से असंगठित है और ये कामगार अपने नियोक्ता की दया पर निर्भर होते हैं और उनमें से अधिकांश कम शिक्षित होते हैं, जिससे वे पारिश्रमिक के लिए मोलभाव नहीं कर पाते हैं। कानून की नज़र में घरेलू कामगार की श्रेणी में नहीं आते हैं और न ही उनका कार्यस्थल प्रतिष्ठान है। सरकार इस क्षेत्र में नियमन की कमी का बचाव करने के लिए अक्सर यही तर्क देती है। इस मुद्दे पर गहराई से काम करने वाली सेंटर फॉर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज में कार्यरत प्रोफेसर नीता एन अप्रभावी कानून को लेकर राज्य सरकारों की तीखी आलोचना करती है, जो कि न तो न्यूनतम वेतन के लिए बदलाव बनाती है और न ही काम के घंटों से जुड़ी खामियों को दूर करती है। उदाहरण के लिए भले ही 8 घंटे निर्धारित दैनिक कार्य समय है, लेकिन यह प्रावधान केवल प्रति नियोक्ता पर लागू होता है, जिसका यह अर्थ है कि एक से अधिक घरों में काम करने वाला व्यक्ति निर्धारित समय से अधिक काम कर सकता है। प्रोफेसर नीता एन ने 2021 में द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इन इकोनॉमिक्स में प्रकाशित अपने लेख में एक स्पष्ट अंतर को रेखांकित किया था, जो घरेलू कामगारों के प्रति नीतिगत उपेक्षा की सुविधा देता है। उन्होंने लिखा है कि घरेलू कामगारों पर डाटा की आश्चर्यजनक कमी है, जिससे इस क्षेत्र में अदृश्यता की उच्च दर के कारण अनेक चर्चाओं में भिन्न भिन्न तरह के आंकड़े उद्धृत और संदर्भित किए जाते हैं। यदि हम भारत में घरेलू कामगारों की समकालीन संख्या को देखें तो PFLS 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 52.35 लाख घरेलू कामगार थे। यह आधिकारिक अनुमान है, जबकि गैर सरकारी अनुमानों के मुताबिक उनकी संख्या इससे कहीं अधिक है। वह रेखांकित करती है कि यह क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में, जहां बड़ी संख्या में अशिक्षित या कम शिक्षित प्रवासी महिलाओं की मौजूदगी होती है, महिलाओं को रोजगार देने वाले बड़े क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र को समझने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि जाति और लिंग अहम पहलू है। उनका तर्क है कि हालांकि इस क्षेत्र की जाति संरचना बढ़ी हुई मांग के साथ समय के साथ बदल गई है, इसमें अब भी हाशिए की महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं का प्रभुत्व है। इसके अलावा आदिवासी महिलाएं भी बड़ी संख्या में इसमें आ रही हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में इन सेवाओं की बढ़ती मांगों के बावजूद घरेलू कामगारों के वेतन और काम की परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। इसकी एक वजह आपूर्ति से जुड़े कारक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या संकट से प्रेरित ग्रामीण शहरी प्रवासन से जुड़ी हुई है। अपने निजी अनुभव से मैं यह कह सकती हूँ कि इस कमज़ोर और अनिश्चित क्षेत्र में जिन थोड़े से लोगों की संबद्धता किसी NGO से होती है, वे उन लोगों की तुलना में कम असुरक्षित होते हैं जिनके पास किसी तरह का संस्थात्मक संरक्षण नहीं होता है और जिन्हें पैसे भी कम मिलते हैं तथा उन्हें निजी घरों में बंद कर काम करना होता है। प्रोफेसर नीता एन ने घरेलू कामगारों के प्रशिक्षण और कौशल विकास से जुड़े एक NGO सेवा का जिक्र किया। यह NGO 1990 के दशक के आखिर से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में घरेलू कामगारों की नियुक्ति करवा रहा है। स्वश्रया सेवा महिला संघ SMSS सेवा का एक पंजीकृत संगठन है और केरल में सेवा के जरिए भर्ती किए जाने वाले या वाली
सारे घरेलू कामगार इस संगठन के सदस्य हैं। लेकिन दुखद यह है कि घरेलू कामगारों को प्रशिक्षण और मदद देने वाले ऐसे कम संगठन हैं। अधिकांश प्लेसमेंट एजेंसियां अपने व्यावसायिक हितों से आगे नहीं देखती हैं और लिहाजा घरेलू कामगारों के हित असुरक्षित हैं। जो लोग खतरनाक परिस्थितियों में रहते हैं और काम करते हैं वे अक्सर लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन हम में से जो अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त हैं उन्हें घरेलू कामगारों हमारे साथी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानूनों और सुरक्षा तंत्रों की वकालत एक तरह से करनी चाहिए। तो जो ये घरेलू कामगारों के जो एक हक में जो हेडलाइन दी गई है, ये एक इस तरह से ये जो एडिटोरियल एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी है ये इसे सार्थक करता है एक तरह से। इसके बाद जो हम आते हैं अपनी हमेशा की तरह अमर उजाला की तरफ से जो एक छोटी सी कहानी हमेशा की तरह आती है। तो जो अमर उजाला की एडिटोरियल एनालिसिस के बाद हमेशा हम आपके सामने रखते हैं, तो वही कहानी कहकर मैं आपसे विदा लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कहानी का जो शीर्षक है वह है सबसे बड़ा धर्म। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, यही इसका शीर्षक है। तो एक बार एक संत हुए हैं, तो उन्होंने कुछ शिष्यों के से प्रश्न किया। तो उन्होंने प्रश्न तो जब कुछ शिष्यों ने गुरुदेव से अपने प्रश्न किया तो गुरुदेव ने प्रश्न में उनसे पूछा, शिष्यों ने गुरुदेव से प्रश्न में पूछा कि गुरुदेव, देवी भगवती की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी कौन होता है? तो देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो संत ने जवाब देते हुए कहा कि शिष्यों, सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है और देवी की आराधना करने वाले को सदैव सदाचार का पालन करना चाहिए। और यह आयु यानी कि व्यक्ति की एक तरह से उम्र और धन और संपत्ति को बढ़ाता है और आत्मिक आनंद की प्राप्ति भी करवाता है। और संत जी ने आगे कहा, देवी के उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सदाचरण नियमित संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। उस समय सोने वालों की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। प्रातःकालीन स्नान के बाद संध्या वंदन तथा भगवती का जाप करने वाला अनूठा सुख संतोष प्राप्त करता है। उसे माँ भगवती का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। संत जी शिष्यों को समझाते हुए आगे बोले, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि लोगों को धर्म में जीवन बिताना चाहिए, दुष्टों की संगति को त्याग कर प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, अतिथियों को संतुष्ट रखता है, वृद्धों और माता पिता की सेवा करता है, उस पर माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो सबसे बड़ा धर्म जो एक तरह से ये कौन सा है, तो ये एक छोटी सी कहानी इस पर पूर्ण प्रकाश एक तरह से डालती है। तो इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में। यह सेशन निश्चित ही एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और निश्चित ही आप हमेशा की तरह हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में। हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस और द एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए, धन्यवाद।